बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर 18th लेक्चर और आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी recurrent neural network. Recurrent neural network is a variant of artificial neural network, just like feed-forward neural network, which we have already studied. तो हम जस्ट एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, एक ही लेक्चर में इसे कवर करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इसके बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि अगर आप इसको फर्दर अपने तौर पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसको एडवांस लेवल पर आप अगर अपने तौर पर स्टडी करना चाहें तो आप कर सकें। ओके जी, इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा ये देखने के लिए, समझने के लिए कि बेसिकली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है क्या और किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, क्या डिफरेंट है इसमें जो इसे एक डिफरेंट आर्किटेक्चर बनाता है फ्रॉम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जी आप सपोज़ एक स्टॉक मार्केट है और उसकी आप एवरेज प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि कल जो दिन आएगा उसमें स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन रहेगी, और सपोज़ कि वो डिपेंड करती है चीज़ आज की जो स्टेटस है स्टॉक मार्केट का उसके ऊपर, या जो कल गुज़र गया है उसके स्टेटस पर, या उससे पहले जो एक दिन गुज़र गया है, या उससे पहले जो 10 दिन गुज़र गए हैं उनके स्टेटस पर। तो बेसिकली अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो कि जिसमें जो चीज़ आप प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं वो डिपेंड कर रही हो पिछली कुछ कह लें कि आउटपुट्स पर, तो इस या यूँ कह लें कि कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रही हो, तो हम कहेंगे कि फिर हम इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए एक स्पेशल वेरिएंट यूज़ करते हैं ANN का, जिसे हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि वो स्पेशली डिज़ाइंड ही इसी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए है कि जिसमें जो नेक्स्ट आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट या आउटपुट्स पर डिपेंड करती हो। तो इन दिस केस वी हैव एज मैनी इनपुट न्यूरॉन्स एज द नंबर ऑफ नाउन एलिमेंट्स इन द डेटा। तो इसमें एक बात तो वही है कि इसमें जितने आपके पास डेटा सेट के अंदर फीचर्स हैं या एलिमेंट्स हैं उतने आप इनपुट यूनिट्स बनाते हैं। और however if we wish the network to consider an arbitrary sized विंडो ऑफ टाइम इन द पास्ट, लेकिन अगर आप ये भी चाह रहे हैं कि पिछले पास्ट में से कुछ हम जो है वो जो भी हमने लर्न किया है या जो हमारी आउटपुट्स हैं उनको भी आप इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं अगली प्रेडिक्शन के अंदर, कि पीछे जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी उसके अंदर शामिल हो जाए, जैसे कि 2 दिन पहले का या 20 दिन तक का, तो देन अ डिफरेंट सोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। जैसे मैंने कहा कि उसको हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो दे आर यूज टू लर्न सिक्वेंशियल आर टाइम वेरिंग पैटर्न्स। ठीक है जी, एक सिक्वेंशियल पैटर्न्स होते हैं जिसमें एज सीक्वेंस बन रही होती है, अगली चीज़ पिछली पर डिपेंड कर रही होती है। इस तरह के सीक्वेंशियल पैटर्न्स को लर्न करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं इन विच द करंट वैल्यू ऑफ द पैटर्न इज़ डिपेंडेंट अपॉन इट्स पास्ट हिस्ट्री। ठीक है जी, और जो आर्किटेक्चर हम देखने जा रहे हैं इट वाज प्रपोज्ड बाय एलमन इन 1990। Here you can see the architecture of a very simple neural network। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दूं पहले डायरेक्टली आर्किटेक्चर से, तो ये अगर आप देखें ये आपकी इनपुट लेयर है जी, ये इनपुट लेयर है। जितने भी n नंबर ऑफ न्यूरॉन इनपुट यूनिट्स हैं आपके या फीचर्स हैं वो सारे यहाँ से बतौर इनपुट आपके पास न्यूरल नेटवर्क में फीड हो रहे हैं। और ये आपकी जो है ये लेयर जो है ये हिडन लेयर है। जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं एक हिडन लेयर में, और इनपुट लेयर से हर यूनिट से आने वाली इनपुट हर हिडन लेयर के अंदर हर न्यूरॉन के अंदर इनपुट वो जा रही होती है। तो यहाँ तक की आर्किटेक्चर बिल्कुल वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इवन आप इसको आगे फर्दर देखें तो ये हमारे पास आउटपुट लेयर है, और सपोज़ जो हमारे पास आउटपुट न्यूरॉन्स रिक्वायर्ड है हमें हमारी आउटपुट लेयर में, वो Y0 से YN यानी N+1 आउटपुट न्यूरॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो इस वजह से हमारी आउटपुट लेयर के अंदर N+1 यूनिट्स हैं। तो अगर आप यहाँ तक इन 3 लेयर्स को देखें तो बेसिकली देयर इज़ नो डिफरेंस इन दिस आर्किटेक्चर एंड
दी मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, उन दोनों में कोई आप डिफरेंस नहीं देखते। लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पे एक डिफरेंस नज़र आ रहा है वो इस कॉन्टेक्स्ट लेयर की वजह से आ रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको इन्वॉल्व करवाएगी, ताकि हमारी जो लर्निंग है, जो प्रिडिक्शन है, वो उसमें यूटिलाइज़ किया जा सके पास्ट एक्सपीरियंस। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास ओनली हिडन लेयर है, हम इस आर्किटेक्चर में सिर्फ एक हिडन लेयर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसी को हम स्टडी करेंगे। तो वो जो हिडन न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स की जो आउटपुट्स हैं, उन आउटपुट्स को हम यहाँ पे न्यूरॉन की तरह के हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं जिन्हें हम कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स कह रहे हैं, C0, C1, C2, C3। तो जितने आपके पास हिडन लेयर में न्यूरॉन्स होंगे उतने आपके पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट न्यूरॉन्स या कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स होंगे। जैसे कि Z0 से ZM तक अगर आपके पास हिडन लेयर में न्यूरॉन्स हैं तो कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स भी उन्हें मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C0 से लेके CM तक होंगे। और ये जो लेयर मेरे पास बनेगी इसे मैं कॉन्टेक्स्ट लेयर कह रहा हूँ, जिसमें हर एक हिडन न्यूरॉन की आउटपुट एक कॉन्टेक्स्ट यूनिट के अंदर फीड हो रही है। Z0 की आउटपुट जो है अगर आप देखें तो वो बस इस रास्ते से होती हुई C0 में फीड हो रही है। Z1 की आउटपुट जो है वो इस पाथ से होती हुई C1 में फीड हो रही है, और जो Z इसी तरह से चलते चलते ZM की जो आउटपुट है वो इस रास्ते से होते हुए CM में फीड हो रही है। तो लिहाजा जितने हमारे पास हिडन न्यूरॉन्स होंगे हिडन लेयर में, उतने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स होंगे। और फिर ये जो कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स हैं, इनकी जो आउटपुट्स हैं वो अगर आप देखें तो तमाम हिडन न्यूरॉन्स में वापस फीडबैक हो रही है। तो C0 की जो भी हमारे पास कह लें कि वैल्यू है या आउटपुट है, या दूसरे लफ्ज़ों में C0 से जो भी कुछ आ रहा है वो Z0 से लेके ZM दोबारा सबको फीड हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ वेट्स ज़रूर होंगे जिन वेट्स के साथ ये मल्टीप्लाई होके इनपुट यानी जैसे न्यूरॉन में जो भी इनपुट फीड होती है तो वो कुछ वेट्स के साथ ज़रब खाती है। तो बेसिकली ये जो कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स में से जो भी आउटपुट आ रही है ये तमाम हिडन न्यूरॉन्स को वापस फीडबैक हो रही है, लेकिन किसी वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इन अदर वर्ड्स अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट लेयर है ये हमें हेल्प कर रही है हिडन न्यूरॉन्स की जो आउटपुट्स हैं वो वापस उन्हीं हिडन न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करवाने के लिए, लेकिन वेट्स के साथ एक मल्टीप्लिकेशन के बाद। और दूसरे लफ्ज़ों में हर एक हिडन यूनिट की आउटपुट इन कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स के रास्ते से होते हुए तमाम हिडन यूनिट्स को वापस फीड हो रही है। और साथ वो वेट्स, हर एक के अपने अपने वेट्स भी होंगे जिनके साथ वो मल्टीप्लाई होने के बाद फिर वो हिडन यूनिट्स में फीड होगी। तो इन अदर वर्ड्स अब हमारे पास जो ये आर्किटेक्चर है इसमें जो हिडन न्यूरॉन्स हैं, इन हिडन न्यूरॉन्स की आउटपुट जो है वो सिर्फ इन आने वाली इनपुट्स पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि साथ ही साथ पिछली दफ़ा ये हिडन न्यूरॉन्स ने जो आउटपुट्स दी थी उन आउटपुट्स पर भी डिपेंड कर रही हैं। तो हर एक हिडन न्यूरॉन, अगर मैं सपोज इस Z1 की बात करूं तो इस Z1 को एक तो ये सारी इनपुट्स पास हो रही हैं, ठीक है जी, इसकी आउटपुट कंप्यूट करने के लिए ये सारी इनपुट्स इसको पास हो रही हैं। साथ ही साथ पिछली दफ़ा जब यानी इन लास्ट आइट्रेशन जब इस हिडन लेयर में आउटपुट जनरेट हुई थी तो इस हिडन लेयर के सारे न्यूरॉन्स ने जो आउटपुट जनरेट की थी वो आउटपुट इन कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स के अंदर से होते हुए मुतल्लिका वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इस Z1 को वापस फीडबैक हो रहा है। तो एक हिडन न्यूरॉन बेसिकली यूटिलाइज़ कर रहा है तमाम इनपुट्स को, और साथ ही साथ पिछली आइट्रेशन में तमाम हिडन न्यूरॉन्स से जो आउटपुट जनरेट हुई थी उसको भी। तो ये एक तरह से कॉन्टेक्स्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट को हम इसके अंदर अब इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारी जो लर्निंग है वो अपनी टाइम बेस्ड लर्निंग हो सके, प्रीवियस टाइम के अंदर जो भी प्रिडिक्शंस थी या हमारी लर्निंग थी उसको यूटिलाइज़ कर सके। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं कि अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूनिट्स रिसीव्स फीडबैक सिग्नल्स फ्रॉम द प्रीवियस टाइम स्टेप। जैसे कि मैंने कहा दीज यूनिट्स आर नाउन एज कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स, ठीक है, इन्हें कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स कह देते हैं हम, C0, C1, C2 सो ऑन। द वेट्स ऑन द फीडबैक कनेक्शंस टू द कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स आर फिक्स्ड, ठीक है। एक बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि ये जो
न्यूरॉन से कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स को जा रही है ना जी आउटपुट, इस पे कोई वेट नहीं है। ये वन इसे एज्यूम कर लें, ये वन है, ये वेट वन है और ये वेट भी वन है। मतलब यहाँ पे वेट दूसरे लफ्ज़ों में हम वेट यहाँ पे नहीं रख रहे। जो आउटपुट है न्यूरॉन की, हिडन न्यूरॉन की, सेम एज इट इज़ कॉन्टेक्स्ट यूनिट तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, कॉन्टेक्स्ट यूनिट से आगे मल्टीप्लाई होने के बाद वो किसी वेट से फिर दोबारा वो न्यूरॉन्स में फीड होंगी। तो यहाँ पे बेसिकली इस पॉइंट में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। कॉन्टेक्स्ट यूनिट इज़ फीड फॉरवर्ड कनेक्टेड टू इट्स हिडन यूनिट एंड ऑल अदर हिडन यूनिट्स। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स। ये बात भी दुरुस्त हो गई, इस पर भी बात हो गई। वन हिडन यूनिट हैज़ फीडबैक कनेक्शन टू वन कॉन्टेक्स्ट यूनिट ओनली। तो ये भी हमने देख लिया कि हर एक हिडन यूनिट जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट यूनिट को अपनी आउटपुट भेज रहा होगा। तो ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली। ओके, ट्रेनिंग ऑफ वेट्स। अब हम थोड़ा सा मज़ीद इसको आगे देखते हैं कि एट टाइम टी, किसी एक टाइम टी के ऊपर, द एक्टिवेशंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स आर द एक्टिवेशंस ऑफ द हिडन यूनिट्स एट द प्रीवियस टाइम। ठीक है जी, पिछली दफ़ा में जो हिडन यूनिट्स ने जो आउटपुट्स दी थी, अगली इटरेशन में जो कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स हैं उनके पास वो आउटपुट्स बतौर इनपुट पहुंच चुकी होंगी। और द वेट्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स टू द हिडन यूनिट्स, यानी यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स हैं इनके यहाँ पे जो हिडन यूनिट से जुड़े हुए पाथ्स हैं, कनेक्शंस हैं, इन पर वेट्स होंगे। ये अब वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होके आगे जाएंगे। ठीक है जी। तो द वेट्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स टू द हिडन यूनिट्स आर ट्रेंड इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज द वेट्स फ्रॉम द इनपुट लेयर्स, इनपुट यूनिट्स टू द हिडन यूनिट्स। जैसे आप इन वेट्स को, ये जो वेट्स हैं जो हिडन इनपुट लेयर से हिडन न्यूरॉन्स में जा रहे हैं और इनको आप ट्रेन करते थे बाय यूजिंग बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम, बिल्कुल उसी तरह से अब ये वाले वेट्स जो हैं, ये वाले सारे वेट्स जो हैं, ये वाले वेट्स, इन सारे वेट्स को भी आप उसी तरह से ट्रेन करेंगे, जिसमें कि कोई आपको एल्गोरिदम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप दूसरे वेट्स ट्रेन कर रहे थे, वैसे ये वेट्स भी ट्रेन होंगे और इसके लिए बैक प्रोपेगेशन आप यूज़ कर रहे होंगे। तो दस एट एनी टाइम स्टेप द ट्रेनिंग एल्गोरिदम इज़ द सेम एज द स्टैंडर्ड बैक प्रोपेगेशन। कोई चेंज नहीं आएगी जी एल्गोरिदम के अंदर, सिर्फ आर्किटेक्चर की अंदर थोड़ी सी चेंज आई है। अलबत्ता आपका एल्गोरिदम जो है वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। वो इन वेट्स को बिल्कुल उस तरह से ही ट्रेन करेगा या अपडेट करेगा जैसे कि वो इनपुट लेयर के वेट्स को अपडेट कर रहा था पहले। यूटिलाइजेशन ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि आप प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस, आपके पास एक सीक्वेंस है और आप देख रहे हैं कि अच्छा पहले कोई एक वैल्यू आ रही है, फिर एक दूसरी आ रही है, फिर एक तीसरी आ रही है, तो आप इससे प्रिडिक्ट करना चाहें। जैसे आप कभी लॉजिकल क्वेश्चंस या एनालिटिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि जी अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है, तो इससे आगे क्या आएगा, तो आप इस पैटर्न को समझते हुए कह सकते हैं जी इससे आगे 11 आएगा, उससे आगे जो है वो 13 आएगा। तो बेसिकली कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं जो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड कर रही हैं, आप कर सकते हैं। फंक्शन प्रिडिक्शन, आप फंक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है वो और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता है कि या आप यूजुअली जानते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह का जो फंक्शन है, ठीक है ना, कोई गॉसियन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या ये फंक्शन था सिग्मॉइड का, तो आप इस तरह की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं कि फंक्शंस को प्रिडिक्ट कर सके आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो बहरहाल इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशन एरियाज़ हैं। जैसे मैंने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आउटपुट डिपेंडेंट है ऑन कॉन्टेक्स्ट, प्रीवियस हिस्ट्री, वहाँ पे आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं जी। एक एग्ज़ाम्पल हम ज़रूर देखेंगे ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें, और वो एग्ज़ाम्पल बड़ी सिंपल सी है कि हम नेक्स्ट लेटर प्रिडिक्ट करेंगे अपनी स्ट्रिंग के अंदर पिछले लेटर्स को देखते हुए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नीचे इस डायग्राम को देखें, तो इस डायग्राम को हम कहते हैं काइंड ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट स्टेट ग्रामर या फाइनाइट ऑटोमेटा, कुछ भी नाम इस तरह का दिया जा सकता है इसको। बेसिकली इसमें ये एक ऐसी ग्रामर है
जिससे हम वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं, ये जिसके ज़रिए से कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को डिफ़ाइन कर दिया गया है। और ये इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले कि ये जो सर्कल्स लगे हुए हैं ये वाले, ये बेसिकली स्टेट्स हैं। ठीक है जी, ये स्टेट्स हैं सारी की सारी। और किसी एक स्टेट से कोई एक लेटर रीड करेंगे तो हम किसी दूसरी स्टेट पर पहुंच जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्टिकुलर स्टेट से अगर हम ये वी रीड करते हैं तो हम इस स्टेट पर मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से बेसिकली हम कहते हैं। और एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से ये हमारी इनिशियल स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट है, और ये हमारी एंडिंग स्टेट है, फाइनल स्टेट है। और जब हम एंडिंग स्टेट पर पहुँच जाएंगे बाई स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, तो जो वर्ड या जो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स बनेगा उसको हम कहेंगे कि वो एक वैलिड वर्ड है, जो उस ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक दुरुस्त है, जिस ग्रामेटिकल रूल को ये ग्रामर या ये एक स्टेट, फाइनाइट स्टेट ग्रामर डिफ़ाइन कर रही है। और यहाँ से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो रही है कि हर वर्ड जो है वो बी से ही शुरू होगा, क्योंकि बी के कोई और रास्ता नहीं है इसमें एंटर होने का। तो सबसे पहले तो बी लाजमी आएगा। उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन है, आप टी बी आ सकता है और पी भी आ सकता है। अगर टी आएगा तो यू विल बी इन स्टेट दिस, अदरवाइज़ यू विल बी इन दिस स्टेट। ठीक है जी। और अगर सपोज़ मैं कहता हूँ टी इसके बाद आ जाता है, तो अगर टी आता है तो फिर आप इस स्टेट से इस पर्टिकुलर स्टेट पर मूव, पहली स्टेट से इस स्टेट पर मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे ये जो लूप है, ये बेसिकली लूप है, ये हमें बता रही है कि आप एस अगर रीड करते हैं तो फिर आप इसी स्टेट पर रहते हैं और एस रीड हो जाएगा। यानी आप एज मैनी एस आप रीड कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जितने आपको रिक्वायर्ड है एस आप सारे यहाँ पे रीड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 2 एस रीड करने हैं यहाँ पे, तो मैं एक एस रीड करता हूँ, मैं इसी स्टेट पे रहूँगा, फिर एक और एस रीड करता हूँ तो इसी स्टेट पे रहूँगा। उसके बाद मैं मज़ीद एस भी रीड कर सकता हूँ। सपोज़ उसके बाद मैंने एक्स रीड किया, तो जब एक्स रीड किया तो फिर मैं इस स्टेट पे मूव कर जाऊँगा। तो एक्स रीड करने से मैं इस स्टेट पे पहुंच गया। अभी तक ये वर्ड वैलिड नहीं है जब तक कि मैं ई पर नहीं पहुंचता हूं, क्योंकि एंडिंग पॉइंट वो है। अब ओ से मेरे पास एक पाथ ये है कि मैं एक्स वापस रीड करूं और इस स्टेट पे पहुंच जाऊं, ये वाली जो स्टेट है इस पे पहुंच जाऊं। लेकिन लेट से कि मैंने एक्स की बजाय एस रीड कर लिया, ये वाला एस। तो जब मैंने एस रीड किया इसके बाद, तो मैं पहुंच गया इस पर्टिकुलर स्टेट पे। और इस स्टेट से अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं ई रीड करूँगा और ये स्ट्रिंग एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैंने ई रीड किया तो मैं एंडिंग पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा, और मैं ये फिर कहूँगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये उस ग्रामर में एक वैलिड वर्ड के तौर पर है, जिस ग्रामर को ये मशीन डिफ़ाइन कर रही है। इसी तरह से अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स आप इस ग्रामर से जनरेट कर सकते हैं, जो कि इस ग्रामर के का हिस्सा होंगे, इसके ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक जनरेट हो रहे होंगे। और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ऐसा वर्ड लूँ जो इसे जनरेट ना होता हो, क्योंकि वो इस ग्रामर के रूल के मुताबिक ना हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मैं रीड करता हूँ, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि क्या बी देन पी और देन एस और देन ई, क्या इस ग्रामर में ये एक वैलिड वर्ड है कि नहीं। तो मैं इसे चेक करूँगा कि बी से मैंने स्टार्ट किया, बी से फिर मैंने पी रीड किया तो मैं यहाँ आ गया, पी से मुझे एस के लिए अब कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ से मैं अगर वी रीड करता हूँ तो इधर चला जाऊँगा, या मैं टी रीड करके वापस इधर रह सकता हूँ, लेकिन एस के लिए कोई पाथ ही नहीं है। तो लिहाजा ये एक वैलिड वर्ड नहीं है इस लैंग्वेज में, इस ग्रामर के मुताबिक। तो ये एक फ़र्ज़ कर लें ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें अब हम एक सीक्वेंस ऑफ लेटर्स या सेट ऑफ वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं जो इसके रूल के मुताबिक हो। तो इसमें अब है ये, या हम कह ये रहे हैं कि हर नेक्स्ट लेटर डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस लेटर। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि अगर क्या जो टी है अगर इससे पहले बी हो तो हम कहते हैं कि टी आ सकता है। ठीक है जी। या एस जो है इससे पहले अगर टी हो तो हम कहते हैं कि जी अगर टी है तो इसके बाद एस आ सकता है। अगर इसके बाद हम देखें एस है तो इससे पहले अगर एस हो तो एस के बाद एस आ सकता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा कह लें कि बन रहा है एक कॉम्बिनेशन या रूल जनरेट हो रहा है यहाँ पे कि नेक्स्ट लेटर जो है अगर प्रीवियस लेटर को देखा जाए तो उसकी बुनियाद पर बताया जा सकता है कि नेक्स्ट लेटर क्या होगा।
उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो लिहाजा ये एक एग्ज़ाम्पल हो सकती है जिसको हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए सॉल्व कर सकें। तो एट ईच पोजीशन डिसीजन पॉइंट ईदर पाथ कैन बी टेकन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर आपके पास एक जगह से दो रास्ते निकल रहे हैं तो आप कोई भी उसमें से ले सकते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स गिवन है जी, 2 एग्जांपल्स ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स के। ये जो एक एग्जांपल है कि यस ये कहा जा रहा है कि ये एक वैलिड वर्ड हो सकता है इस पर्टिकुलर ग्रामर के मुताबिक। मिसाल के तौर पे बी पी वी वी ई, तो मैं बी से पी रीड करके इधर आ सकता हूँ, फिर वी, फिर वी और फिर ई, तो ये एंड तक पहुँच जाएगा। इस तरह से दूसरा वर्ड है बी टी एक्स एक्स, यानी बी टी एक्स, फिर एक्स और फिर टी, यहाँ से वापस इधर, फिर टी एक और चक्कर यहाँ से इधर, फिर वी इधर, फिर पी यहाँ से इधर, एस इधर और ई। तो बेसिकली यूँ आप एक इस वर्ड को भी जनरेट कर सकते हैं। तो लिहाजा हम इस एग्जांपल को इस तरह से ले रहे हैं कि अगर हमें प्रीवियस करेक्टर का पता है तो वी कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट करेक्टर उस प्रीवियस करेक्टर की बुनियाद पर। तो लिहाजा हम इसके लिए एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज़ करना चाह रहे हैं, और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को हम पिछला लेटर फीड किया करेंगे और वो हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा कि नेक्स्ट लेटर क्या होगा। तो इसके लिए जो आर्किटेक्चर हम यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह का होगा जी। अगर आप देखें तो मेरे पास टोटल पॉसिबल करेक्टर्स जो हैं इसमें वो क्या क्या हैं, एक बी है, एक टी है, एक पी है, एस है, एक्स है, एक दो तीन चार पाँच हो गए, एक वी है जी 6 और एक ई है 7। ठीक है, मेरे पास 7 टोटल करेक्टर्स हैं। और ड्यूरिंग यानी जो इनपुट बनेगा अगर आप देखें तो कभी भी इन 7 में से 6 तो कभी भी स्ट्रिंग में कहीं भी आ सकते हैं या किसी का प्रीवियस करेक्टर बन सकते हैं, लेकिन ई जो है वो कभी भी किसी का प्रीवियस करेक्टर नहीं बन सकता। एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाए कि 7 करेक्टर्स हैं टोटल या सिंबल्स हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो कि किसी का प्रीवियस नहीं बन सकता, बाकी सारे किसी ना किसी का प्रीवियस हो सकते हैं। तो लिहाजा इसका मतलब है कि फिर 7 में से ये जो ई है ये बतौर हम इनपुट कभी भी नहीं देंगे क्योंकि ये किसी का प्रीवियस ही नहीं है, क्योंकि हम प्रीवियस दे के नेक्स्ट प्रिडिक्ट करवाते हैं। तो लिहाजा ये इनपुट नहीं बन सकता, तो इस वजह से इसे निकाल के बाकी 6 बचते हैं। तो ये मैंने बी पी एस टी वी और एक्स, ये 6 मेरे पास ये इनपुट लेयर के अंदर इनपुट्स आ गई। और ये मेरे पास है जी हिडन लेयर, और इस हिडन लेयर में मैं ले रहा हूँ इस वक्त 3 न्यूरॉन्स, और ये 6 के 6 इनपुट्स इन तीनों में सब में जा रही है। और ये जो मेरे पास हिस्सा है अलग से बना हुआ, ये मेरे पास है कॉन्टेक्स्ट लेयर, और उसमें 3 कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स होंगे क्योंकि 3 न्यूरॉन्स हैं हिडन लेयर में। और हर हिडन लेयर की जो आउटपुट है वो इन कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स पे डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है कि आ रही है, और फिर इन कॉन्टेक्स्ट यूनिट से सॉलिड लाइंस के ज़रिए मैंने शो किया हुआ है कि वही इनपुट जो है वो फिर आगे बाकी नॉर्मल इनपुट्स की तरह न्यूरॉन्स को वापस फीडबैक हो रही है। तो ये वही आर्किटेक्चर है। बाकी इसमें आउटपुट यूनिट्स कितने होंगे, तो जैसे ई जो था वो कभी किसी का प्रीवियस नहीं हो सकता, तो बी जो है वो कभी किसी का नेक्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे इस ग्रामर के अंदर रूल ये है कि हर वर्ड बी से शुरू होगा लेकिन बी दोबारा कभी नहीं आएगा, यानी कि किसी के बाद नहीं आ सकता बी। तो चूंकि बी कभी किसी के बाद नहीं आ सकता तो फिर ये कभी आउटपुट नहीं बन सकता। ये इनपुट तो बन सकता है, आउटपुट नहीं बन सकता, क्योंकि हम प्रीवियस करेक्टर की बुनियाद पर नेक्स्ट करेक्टर प्रेडिक्ट करते हैं इस ग्रामर के अंदर या इस प्रॉब्लम के अंदर। तो लिहाजा बी कभी आउटपुट नहीं बनेगा, तो मेरे पास फिर जो आउटपुट्स बनेंगी वो ई होगा, पी होगी, एस टी वी एंड एक्स। तो होंगी आउटपुट्स भी 6 ही, लेकिन इसमें बी नहीं होगा, और इनपुट्स भी 6 होंगी, उसमें ई नहीं होगा। तो ये मैंने एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर लिया जिसके ज़रिए से अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, ये अभी हम आगे जाके देखेंगे। अब हम ट्रेनिंग की अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हमने तरीका या इसके लिए जो एक केस स्टडी है जिसमें ये करके देखा गया, उसके मुताबिक ये था कि ट्रेनिंग पैटर्न्स जो जनरेट किए गए एक रैंडम स्ट्रिंग्स के, ये जो 7 करैक्टर्स हैं जी, इनको मिलाकर
ट्रेनिंग पैटर्न्स जनरेट किए गए और रैंडमली जनरेट किए गए, और उनकी तादाद थी 60,000। यानी आपका जो हमारे पास जो कह लीजिए कि डेटा सेट है वो जो जनरेट किया गया है ट्रेनिंग पैटर्न्स का, वो तकरीबन उसका साइज़ है 60,000। और 60,000 सैम्पल्स हमने जनरेट कर लिए। उसमें से द स्ट्रिंग लेंथ रेंज फ्रॉम 33 to 30 लेटर्स प्लस दी, यानी बिगनिंग और एंडिंग सिंबल जो हैं उनको निकाल के हमारे पास जो वो स्ट्रिंग्स थी 60,000, वो उसमें डिफरेंट लेंथ की स्ट्रिंग्स बनाई गई, कोई 3 लेंथ की, 4 लेंथ की, 5 लेंथ की और 30 लेंथ तक डिफरेंट सिंबल साइजेस या लेंथ्स की स्ट्रिंग्स को बतौर इनपुट सैम्पल्स जनरेट कर लिया गया। The letters in the strings are presented sequentially to the net one by one, representing the order in which they appear। ठीक है जी, यानी कि वो जो स्ट्रिंग थी, सपोज हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो थी, लेट से के मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि बी एस वी पी और ई। तो फिर क्या किया गया कि अपने उस न्यूरल नेटवर्क को पहले ये स्ट्रिंग इन फीड की गई, ये लेटर फीड किया गया, और इसकी आउटपुट ज़ाहिरी बात है कि जो नेक्स्ट लेटर है वो आउटपुट होगी। तो इसको देखा गया कि ये हमें नाउन आउटपुट थी कि इसकी आउटपुट एस है, और फिर उस न्यूरल नेटवर्क से प्रिडिक्ट करवाया गया कि वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी इस तरह से इसकी ट्रेनिंग की गई। फिर जब उसके बाद ये लेटर फीड किया गया और आउटपुट हमारे पास ये थी, और उसके अलावा उसके बाद फिर ये लेटर फीड किया गया तो आउटपुट ये थी, फिर ये लेटर फीड किया गया तो आउटपुट ये थी। ठीक है जी, ये एक लेटर पर, एक वर्ड पर इस तरह से ट्रेनिंग की गई। अभी इसे हमें आगे जाके देखेंगे भी। तो ईच लेटर इन द स्ट्रिंग बिकम्स एन इनपुट ऑन इट्स टर्न, जब उसकी बारी आती है तो वो इनपुट बन जाता है, और इसका जो सक्सेसर है, जो नेक्स्ट लेटर है, वो आउटपुट बन जाता है। तो यहाँ वो आप एल्गोरिदम को थोड़ा सा देख सकते हैं, जिसे मैं और ज़्यादा डिटेल से इन नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं कि नंबर 1 स्टेप में क्या करते हैं कि जी सेट एक्टिवेशंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स टू 0.5। ठीक है, ज़ाहिरी बात है जब पहली आइट्रेशन होगी तो उस वक्त आप इनपुट लेयर से तो इनपुट आ रही होगी, जो इनपुट लेयर है उसमें से तो इनपुट आ रही होगी, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट लेयर है उसमें से कुछ भी नहीं अभी जनरेट हो सकता ना, क्योंकि आपकी वो प्रीवियस आइट्रेशन कोई थी नहीं, पहली से पीछे तो कुछ था ही नहीं। तो पहली आइट्रेशन से पहले कोई आइट्रेशन नहीं थी, तो फिर हिडन न्यूरॉन्स चले नहीं होंगे, तो उनकी आउटपुट कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स में आई नहीं होगी। तो उस वक्त कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम जो एक्टिवेशंस उनको असाइन करते हैं, जो उनकी आउटपुट्स हम फिक्स करते हैं, वो 0.5 के ऊपर हम फिक्स कर देते हैं कि भाई वो सारे की वैल्यू, सारे जो कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स हैं इनिशियली उनकी आउटपुट 0.5 होगी। एक आइट्रेशन जब चल जाएगी तो फिर आपके हिडन न्यूरॉन्स की जो आउटपुट्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट यूनिट की आउटपुट्स या कॉन्टेक्स्ट यूनिट में फीड हो जाएंगी। इन स्टेप 2 हमारे पास आगे जो है वो हम जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं 3 से ऑनवर्ड 7th स्टेप तक, इन स्टेप्स को हम फिर रिपीट करेंगे एक लूप के अंदर, कुछ इस तरह से कि हम अपना जो इनपुट सिंबल है वो न्यूरल नेटवर्क को फीड करेंगे, और जो सक्सेसर जो है उस, यानी उस सिंबल के अगला जो सिंबल है उसे बतौर आउटपुट सिंबल कंसीडर करेंगे अपने न्यूरल नेटवर्क में, प्रेडिक्ट करवाएंगे आउटपुट, एरर फाइंड करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे एरर को बैकवर्ड, और वेट्स अपडेट करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप फीड फॉरवर्ड में करते रहें। और उसके बाद आप कंडीशन आखिरी ये है कि आप स्टॉपिंग कंडीशन चेक करेंगे कि अगर तो टारगेट लेटर जो था, जो प्रेडिक्ट करवा रहे थे, अगर वो ई था, तो फिर इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रही है, तो फिर आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और अगली स्ट्रिंग पर मूव कर जाएंगे। और अगर यहाँ पे अगर वो ई नहीं है तो फिर अब आप क्या करेंगे कि आप अपने हिडन यूनिट की जो भी आउटपुट थी उसे कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स में कॉपी कर देंगे, और अब आप अगला लेटर फीड करेंगे, यानी कि दोबारा से फिर स्टेप नंबर 3 से इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। इसको थोड़ा डिटेल यहाँ हमने एक बाकायदा एग्जांपल ली है, आई होप इससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज़ ये मेरे पास स्ट्रिंग है, तो ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को ये बी से स्टार्ट हो रही है, ई पर एंड हो रही है, और इस स्ट्रिंग को हमने देखना है या इसके ज़रिए हमने ट्रेनिंग करनी है। पहले हम ये अभी हम ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं, तो हमने इसके ज़रिए ट्रेनिंग करनी है।
तो ट्रेनिंग के लिए अब सबसे पहले अगर आप इस स्टेप नंबर 2 से इनिशियली, आप जैसे कि स्टेप 1 तो ये था कि आपने सारे, जब स्टार्ट होगा बिल्कुल प्रोसेस, तो आपने सारे कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स को जो एक्टिवेशंस या आउटपुट्स असाइन करनी है वो 0.5 कर दी। अब आपने स्टेप 2 से हम देखते हैं कि किस तरह से ये चलेगा। तो बिगिन दी ट्रेनिंग फॉर दिस स्ट्रिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा इनपुट सिंबल बी है उसको हम यहाँ से, यानी उस यूनिट को हम 1 प्रोवाइड करेंगे, ये लिखा हुआ है, ये अगर आप गौर करें, ये वेक्टर हम इनपुट कर रहे हैं, यहाँ हम 1 इनपुट करेंगे, यहाँ पे हम 0 0। ज़ाहिरी बात है कि जो करैक्टर हमारे पास स्ट्रिंग में आ रहा है शुरू में, सबसे पहला करैक्टर हमारे पास क्या है, वो बी है, तो उसमें हमने 1 कर दिया और बाकी सबको क्या कर दिया, हमने 0 कर दिया। और ये जो एक्टिवेशंस हैं इनको हमने कहा कि इनिशियली हम 0.5 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इससे पहले कोई आइट्रेशन नहीं चली, तो इस वजह से हम पिछले कोई आइट्रेशन की आउटपुट यहाँ नहीं लेके आ सकते। अब ये हमने फीड कर दिया, तो अब आउटपुट हमारे पास क्या है, जो जैसे हम न्यूरल नेटवर्क की जब ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे पास आउटपुट गिवन होती है, जिससे हम डिफरेंस निकाल के एरर निकालते थे और फिर उस एरर का डेरिवेटिव लेकर वेट चेंज करते थे। तो वो जो आउटपुट है वो हमें पता है कि हमारे पास आउटपुट क्या है, अगला लेटर क्या है, टी। तो इसका मतलब आउटपुट यहाँ पे टी में 1 होगा और बाकी सब क्या होंगे, 0। तो हमारी जो टारगेट आउटपुट है, जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, वो ये है। ठीक है जी। तो अब ये आप चला सकते हैं। अब आपने क्या किया, ये टारगेट आउटपुट का वेक्टर भी गिवन है। तो अब आपने क्या किया कि अब ये जो इनपुट्स हैं ये हिडन लेयर तक पहुंची, उन वेट्स से मुतल्लिका वेट्स के साथ ज़रब खा के, और फिर जो आउटपुट्स यहाँ पे आई उसको आपने एक्टिवेशन फंक्शंस वगैरह में पास किया, और जो भी आपकी आउटपुट थी वो आपने कंप्यूट की, और यहाँ से फिर इसी तरह से जो आउटपुट्स आई उनको आपने यहाँ तक आगे फॉरवर्ड किया। फिर आपने एरर निकाला, उस एरर के ज़रिए आपने उस एरर को बैक प्रोपेगेट किया, जैसे कि आप करते थे, यहाँ पे एरर्स बैक प्रोपेगेट हुए हैं, और साथ ही फिर आपने वेट्स को अपडेट किया। और जब वेट्स अपडेट हो गए तो अब आपने क्या करना है कि जो इन हिडन न्यूरॉन्स की आउटपुट्स थी, Z1 Z2 और Z3 की जो भी आउटपुट्स थी, जो एक्टिवेशंस थी, उनको आपने अब इस 0.5 की जगह पे कॉपी कर देना है। अब 0.5 आपने ख़त्म करके यहाँ कॉपी कर देना है उन आउटपुट्स को, क्योंकि वो अब अगली आइट्रेशन में बन जाएंगी, और अब अगली आइट्रेशन स्टार्ट होगी। ठीक है जी। अब अगली आइट्रेशन फिर दोबारा से स्टेप 2, और अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखें, अब हमारे पास इनपुट क्या बन जाएगी, अब इनपुट बन जाएगी टी और आउटपुट होगी एक्स। तो इसको मैं कलर चेंज करके यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ कि अब मेरे पास जो इनपुट है वो हमारे पास है जी टी, और जो आउटपुट है हमारे पास वो है एक्स। तो यहाँ पे अब टी में 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा सब में, ये अब इनपुट बन गई। और यहाँ पे जो भी एक्टिवेशंस आई होंगी पिछली आइट्रेशन में, Z1 Z2 Z3 की जो आउटपुट होंगी वो आउटपुट्स अब यहाँ पे आ जाएंगी जी। ठीक है जी। और उसके बाद ये आउटपुट और यहाँ पे फाइनल जो न्यूरॉन्स हैं इनकी आउटपुट क्या होगी, क्योंकि नेक्स्ट करैक्टर एक्स है, तो यहाँ 1 होगा अब, और ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और ये 0 होगा, और फिर ये अमल चलेगा। फिर दोबारा से वेट्स के साथ ज़रब खाएगा, हिडन न्यूरॉन्स की आउटपुट कंप्यूट होंगी, फाइनल न्यूरॉन्स की आउटपुट कंप्यूट होंगी, एरर निकलेगा, बैक प्रोपेगेट होगा, एरर वेट अपडेट होंगे, और फिर हिडन न्यूरॉन्स की आउटपुट्स को एक्टिवेशंस इन कॉन्टेक्स्ट यूनिट्स के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा। और फिर उससे अगली आइट्रेशन के अंदर अब आपके पास जो एक्स है वो बनेगा इनपुट और एस बनेगा आउटपुट, और यही अमल दोहराया जाएगा। उसे अगली आइट्रेशन में एस बनेगा इनपुट और ई बनेगा आउटपुट, और फिर ये अमल दोहराया जाएगा। तो अब जब ये इस स्टेप पे आप पहुंचेंगे, जब एस इनपुट बनेगा और ई आउटपुट बनेगा, तो जब स्टेप 7 में आप इसमें होंगे, तो अब आपका चूंकि टारगेट रिस्पॉन्स जो है वो ई है, तो वो एंड है, एंड ऑफ द एंड सिंबल है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रही है। तो एक स्ट्रिंग के ऊपर आपने ट्रेनिंग कर ली, यानी एक सैंपल के ऊपर आपने, यूँ कह लीजिए कि ये एक बेसिकली एक इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर आपने ट्रेनिंग कर ली। अब आपके पास दूसरी इनपुट स्ट्रिंग आप उठाएंगे, जैसे मैंने कहा कि 60,000 इनपुट स्ट्रिंग्स ली गई। ठीक है जी, जिसमें 3 लेंथ से लेके 30 लेंथ तक के वर्ड्स को उसमें शामिल किया गया, और स्टार्टिंग और एंडिंग वाले 2 सिंबल निकाल के।
यानी इस लेंथ के वर्ड्स लिए गए और फिर पहले एक पर ट्रेनिंग हुई, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, और इन पर बार बार जब ट्रेनिंग की गई तो न्यूरल नेटवर्क ने अपने आप को कुछ इस तरह से फिर ट्रेन कर लिया कि अब उसे उन 60,000 के अलावा कोई भी और स्ट्रिंग देंगे तो अगर वो उस से जनरेट हो सकती है उस मशीन से, फाइनाइट स्टेट ग्रामर से, तो वो उसको कहेगा कि प्रेडिक्ट कर देगा उसका। हर दफ़ा आप पिछला लेटर देंगे तो अगला लेटर वो प्रेडिक्ट कर दिया करेगा, और उसकी प्रेडिक्शन किस हद तक ठीक होगी ये भी ओके। आफ्टर ट्रेनिंग वी होप दैट द नेट हैज़ लर्न द ग्रामर। हम एज्यूम करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग का प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया तो अब इस न्यूरल नेटवर्क जो है वो इस पोजीशन में है कि वो प्रिडिक्शन कर सकता है। तो गिवन अ वैलिड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वैलिड लेटर इन द सीक्वेंस। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैंने बी, सपोज पी एंड वी, यहाँ तक अगर मैंने फीड किया हुआ है, पहले मैंने बी फीड किया फिर पी देन वी, तो सपोज़ यहाँ तक मैं कहीं इंटरमीडिएट लेवल पर पहुँच के ही बात कर रहा हूँ, तो इससे नेक्स्ट करैक्टर क्या होगा ये हमारा मॉडल बेसिकली टेस्ट केस में ये हमें प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि नेक्स्ट करैक्टर क्या होगा। तो जो भी नेक्स्ट करैक्टर की प्रेडिक्शन होगी वो हमारा उन न्यूरॉन्स को, जो आउटपुट न्यूरॉन्स हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन कैन बी द डिटर्मिनेशन ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग एज ए वैलिड स्ट्रिंग। कि आप एक इसकी एप्लीकेशन ये हो सकती है कि आप एक स्ट्रिंग दें अपने न्यूरल नेटवर्क को टेस्ट फेज़ में जाके, और ये देखें कि क्या वो वैलिड है कि नहीं, क्या उस ग्रामर से वो जनरेट होती है कि नहीं। और एज ईच सिंबल इज़ प्रेजेंटेड द नेट प्रिडिक्ट द पॉसिबल वैलिड सक्सेसर्स। तो जब आप एक लेटर उसे फीड करेंगे तो उससे अगला लेटर पॉसिबल क्या हो सकता है, तो उसके लिए वो उन न्यूरॉन्स को, जो आउटपुट न्यूरॉन्स हैं, उन्हें एक्टिवेट कर दिया करेगा। हमें वहाँ पे 1 आउटपुट मिलेगी, तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि न्यूरल नेटवर्क कह रहा है कि इससे अगला लेटर ये हो सकता है। ठीक है, तो चूँकि स्ट्रिंग के अंदर एक लेटर के बाद ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 लेटर में से कोई भी आ सकता हो, तो फिर इन दैट केस वो मल्टीपल न्यूरॉन्स को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो इफ़ द नेक्स्ट लेटर इन द स्ट्रिंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्रेडिक्टेड वैलिड सक्सेसर्स, ठीक है जी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरल नेटवर्क, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो RNN है वो स्ट्रिंग को रिजेक्ट करवा रहा है कि एक्सेप्ट करवा रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो फ़र्ज़ करें कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एक मिसाल ले रहा हूँ कि इस वी के बाद यहाँ पे लेट्स सपोज के यहाँ पे मेरे पास एस आता था स्ट्रिंग में। ठीक है जी, तो जब मैंने अपने न्यूरल नेटवर्क को ये वी फीड किया, अपने न्यूरल नेटवर्क को, ये सपोज मेरा एक RNN है, तो इसको जब मैंने ये फीड किया तो इसने मुझे आउटपुट में कहा कि जी आउटपुट आ रही है, या जो नेक्स्ट लेटर होगा इसकी प्रिडिक्शन है कि वो एस होगा। अगर तो ये है तो इसका मतलब सही है, वैलिड प्रिडिक्शन चल रही है। फिर मैं नेक्स्ट लेटर भी फीड करूँगा, फिर उससे नेक्स्ट लेटर फीड करूँगा, उससे नेक्स्ट लेटर, और जब जब लेटर फीड करूँगा तो जो मेरा न्यूरॉन प्रिडिक्ट करके, जो मेरा RNN प्रिडिक्ट करके बताएगा कि नेक्स्ट लेटर क्या होगा, अगर वही होगा तो ये अमल चलता रहेगा। यहाँ तक कि जब सारी की सारी स्ट्रिंग जो है आप फीड कर चुके होंगे, सपोज़ आखिरी लेटर वी था और उसके बाद था ई, तो जब आपने वी इसमें फीड किया तो इसने कहा कि जी जो आउटपुट है वो आएगी, सपोज़ ई आएगी। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो मॉडल है ये अभी सही प्रेडिक्ट कर रहा है, जो ये प्रेडिक्ट कर रहा है वही नेक्स्ट लेटर है स्ट्रिंग के अंदर, तो ये वर्ड एक्सेप्टेड है, लिहाजा ये वर्ड जो है ये उस लैंग्वेज या उस ग्रामर के मुताबिक जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसे एक ऐसा वर्ड इनपुट कर दें जो उस ग्रामर से जनरेट नहीं होता, सपोज़ मैं इसमें एक वर्ड फीड कर देता हूँ BVPSE, और मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि जी बी जब आपने इसमें फीड किया तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि वी आ रहा है, वी आएगा, लेकिन सपोज़ ग्रामर कहती है कि बी के बाद वी नहीं आ सकता। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि ये एक इनवैलिड वर्ड मैंने दे दिया। तो होगा ये कि अब जब मैं बी फीड करूँगा अपने न्यूरल नेटवर्क को, सपोज़ ये मेरे पास एक RNN है, जो भी है ये मैंने इसको एक आर्किटेक्चर बना दिया इसका, तो इसको मैंने जब फीड किया तो इसने आगे मुझे जो आउटपुट दी, इसने मुझे आउटपुट बी के बाद जो है वी आउटपुट नहीं दी,
क्योंकि यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहा है कि बी के बाद जो है वो मे बी सपोज़ बी के बाद एस आ सकता है, तो इसने एस को ऑन कर दिया, ठीक है, जबकि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें हम कह रहे हैं कि बी के बाद वी आ रहा है, लेकिन इसने वी को ऑन नहीं किया, वी पर वन आउटपुट नहीं दी वी वाले न्यूरॉन पे। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारा मॉडल ये कह रहा है कि बी के बाद वी नहीं आ सकता, तो लिहाजा हम कह देंगे कि हमारा मॉडल उसको रिजेक्ट कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहा है कि ये एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है जो कि उस ग्रामर से जनरेट हो सके जिस ग्रामर के ऊपर हमने ट्रेनिंग की है RNN की। तो यूँ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी वर्ड को या रिजेक्ट करवा सकते हैं, ये तरीका रखा गया इसमें टेस्ट करने का अपने मॉडल को। तो जब इस तरीके के साथ टेस्टिंग की गई तो फिर 70,000 सैम्पल्स में से पहले हम 60,000 कह रहे थे, तो मे बी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है या वहाँ पे मिस्टेक है। तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस 70,000 सैम्पल्स में से तकरीबन 0.3% सैम्पल्स जो थे, तकरीबन 210 के करीब, जो कि वैलिड थे, उस ग्रामर के मुताबिक वर्ड थे, उसमें उसके अंदर विच वर वैलिड is that the net correctly reject 99.7% of invalid strings and accepted 100% of valid strings। तो इसकी जो जो इनवैलिड स्ट्रिंग्स थी उसको 99.7% एक्यूरेसी के साथ इसने रिजेक्ट किया, और जो वैलिड स्ट्रिंग्स थी उनको 100% एक्यूरेसी के साथ एक्सेप्ट किया। तो द नेट आल्सो परफॉर्म्ड परफेक्टली ऑन अ सेट ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग स्ट्रिंग्स इवन 100 और मोर लेंथ करेक्टर्स। तो फिर इसको जो ट्रेंड न्यूरल नेटवर्क था, इसको जब उन्होंने चेक किया तो इसकी 100 लेंथ स्ट्रिंग्स के ऊपर या उससे भी ज़्यादा लेंथी स्ट्रिंग्स के ऊपर जो प्रेडिक्शंस थी वो वैलिड थी। तो नोट दैट द ग्रामर इज सच दैट वी कैन एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ 2 सैम्पल्स। इफ़ कॉन्टेक्स्ट इज़ डीपर दैन मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स मे बी रिक्वायर्ड। यानी अगर हमारे पास ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट जो डीपर हो जाए, हमें काफ़ी ज़्यादा पिछली जो पास्ट हिस्ट्री है उसको कंसीडर करना पड़े, तो फिर उसके लिए हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क रिक्वायर्ड होगा विद मोर देन वन हिडन लेयर्स। तो फ़िलहाल हमने जो इस एग्ज़ाम्पल में देखा है वो एक हिडन लेयर से हो सकता है। ओके, कंक्लूजन ये है कि द आर्किटेक्चर दैट वी हैव स्टडीड इज़ वेरी सिंपल, और उसे हम सिंपल रिकरेंट नेटवर्क कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही हिडन लेयर थी, और इसको हम एलमन नेटवर्क भी कहते हैं। इसी तरह का एक सिमिलर आर्किटेक्चर जॉर्डन ने भी प्रपोज किया था, और उसमें डिफरेंस ये था कि बजाय इन हिडन लेयर्स के जो आउटपुट लेयर्स थी वो कॉन्टेक्स्ट यूनिट के अंदर फीडबैक हो रही थी। दैट वाज द ओनली डिफरेंस। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।